वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम हुआ उसमें टाइम कितना दिया गया था। टाइम था 3 आवर्स 20 मिनट, ठीक है। मार्क्स था 70, तो यानी 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है एंड 70 मार्क्स थ्योरी पेपर, जिसमें MCQ और थ्योरी दोनों पोर्शन रहेगा। कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव भी होगा एंड सब्जेक्टिव, बोथ टाइप का क्वेश्चंस होगा। दिस क्वेश्चन बुकलेट हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज़ ऑफ MCQ टाइप। पार्ट ए MCQ है, हैविंग 35 मार्क्स, 35 मार्क्स का होगा, विच आर टू बी आंसर्ड ऑन द OMR आंसर शीट। तो ये जो 35 मार्क्स का क्वेश्चन आया वो OMR शीट में आंसर करना था, विच विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली। पार्ट ए हैज़ टू आंसर्ड फर्स्ट फ्रॉम 2 PM, टाइमिंग था 2 PM to 3:35 PM, and the OMR answer sheet has to be handed over to the invigilator by 3:35 PM। तो जो OMR शीट था वो हैंड करना होगा, यानी देना होगा, जो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में इन्विजिलेटर थे उनको देना था। पार्ट बी इज़ ऑफ सब्जेक्टिव टाइप, हैविंग 35 मार्क्स, ये भी 35 मार्क्स का है। पार्ट बी आर टू बी आंसर्ड इन द आंसर बुक प्रोवाइडेड सेपरेटली, और ये अलग से आंसर बुक में आंसर करना था। पार्ट बी हैज़ टू बी आंसर फ्रॉम 3:40 PM to 5:20 PM, तो इस टाइम के बीच में ही आंसर कर देना है। नंबर 1 देखिए आगे बोला जा रहा है, कैंडिडेट्स कैन टेक अवे द क्वेश्चन बुकलेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। और क्या देता है, केयरफुली फिल अप द नेसेसरी पार्टिकुलर्स ऑन द OMR आंसर शीट, पुट योर फुल सिग्नेचर ऑन द OMR शीट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो ये सारा कुछ आपको करते जाना है। There are 35 multiple choice question in this part. All questions are compulsory. Each question carry 1 marks. There is no negative marking for any wrong question. देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारा का सारा आंसर करिए, क्योंकि अगर गलत भी होता है तो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा नहीं, पर अगर सही हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। तो इसलिए अटैम्प्ट जरूर करिए, सारा का सारा टिक करिए, जो आपको सही लग रहा है और जो आंसर आता है वो तो करिए ही करिए। Use the page given at the end of the question booklet for rough work. Do not do any rough work on OMR sheet. ठीक है, तो जो स्पेस दिया गया है रफ वर्क के लिए उसी में करिए, एक्स्ट्रा इधर उधर कहीं पे भी नहीं। Read all the instruction provided on page 2 on the OMR sheet carefully and do accordingly. 4 options are given for each question. You have to darken dully the most suitable answer on the OMR sheet. तो जो आपको सही आंसर लगता है OMR शीट पे उसको डार्क करना है, ठीक है पूरा। यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, पॉइंट पेन। यूज़ पेंसिल इज़ नॉट अलाउड, पेंसिल का यूज़ अलाउ नहीं है। ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करें। अधेयर टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द OMR शीट वेरी केयरफुली, अदरवाइज योर OMR शीट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड एंड इट विल बी नॉट इवेल्युएटेड। एक्स्ट्रा कुछ अगर एक्टिविटी होता है तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा और आपके OMR शीट को इनवैलिड माना जाएगा और इवन उसको इवेल्युएट भी नहीं किया जाएगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करिए और रिलैक्स माइंड के साथ एग्ज़ाम देते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर का जैक में जो क्वेश्चन आया था वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैक 2023 का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो भी केमिस्ट्री का। तो बने रहिएगा वीडियो में, देखिए मेरे साथ। आई होप आपकी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इन नेचर, ठीक है। इनमें से कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन है और अमॉर्फस इन नेचर है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रेफाइट एंड ऑप्शन नंबर 3 कॉमन सॉल्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और कॉमन सॉल्ट, ये तीनों ही कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है। बट जो ग्लास है, ग्लास किसका बना हुआ रहता है, सिलिका का, और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ग्लास किस नेचर का होगा, ग्लास होता है नॉन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस इन नेचर, ठीक है। और साथ ही साथ ग्लास होगा कैसा, ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ठीक। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। एस नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एन आयनिक
कंपाउंड हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक, एक आयनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी, विथ एटम ए, एटम ए है यहाँ पे ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स, एटम ए कहाँ पे है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे होगा, ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल, एंड बी एट द बॉडी सेंटर, और एटम बी कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर पे, यानी किस तरह का अरेंजमेंट है, एक बनाएंगे हम यूनिट सेल और एक कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा, बॉडी के सेंटर पे। तो जो कॉर्नर्स पे है उसको हम लोग कह रहे हैं ए, और जो बॉडी के सेंटर पे है उसको कह रहे हैं बी। तो ये किस टाइप का यूनिट सेल है, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला निकाला जाए, गिवन क्या है यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे गिवन एटम ए प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एटम ए का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और कॉर्नर्स टोटल है यहाँ पे 8 यानी 8, तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग 8 से, 8 कैंसिल, तो ये मिल जाएगा 1। नाउ हम लोग देखते हैं एटम बी कहाँ पे है, एटम बी प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के सेंटर पे है, वो भी इनसाइड अंदर, ठीक है। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1, एटम बी का भी कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इज A1, ठीक है, A1 B1, या फिर इसको सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, AB, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 5 ml एक्वस सॉल्यूशन इज। तो मोलैरिटी कितना होगा 5 ग्राम NaOH का, ठीक है, इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें दिया गया है m, ठीक है, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH है कितना 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH हम निकाल सकते हैं 23 प्लस कितना हो जाएगा 16 प्लस 1, ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास ऑफ NaOH, 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, या फिर सिंपली 40 ग्राम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया गया है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वो भी किस में लेते हैं हम लोग, लीटर में लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को और क्या कह सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखा जाता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम लेना है इन लीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, गिवन मास कितना था 5 ग्राम, मोलर मास कितना आया 40 ग्राम, ठीक है, वॉल्यूम लेना है वो भी लीटर में लेना है, तो 500 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 2/1 4, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 0.25 m। तो हमें आंसर मिल गया यहाँ पे 0.25 m। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, ऑप्शंस दिया जा रहा है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर आपको पूरा थ्योरी याद होगा, अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, तो इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। नाउ अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन क्या कहता है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+2Al इज, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज निकालना है, चार्ज कितना होगा जब हम रिड्यूस कर देंगे Al3+ को Al में, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन हम देखते हैं, एल्युमिनियम 3+ में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया गया तो ये किसमें बदल जाएगा Al में,
ठीक है। तो Al3 प्लस 1 मोल है, इलेक्ट्रॉन्स 3 मोल, सो 3 मोल इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल Al3 प्लस। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 मोल Al को रिड्यूस करने के लिए। तो चार्ज यहाँ पे कितना यूज्ड होगा, Q इज इक्वल टू 3F। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है 3, नंबर है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और F क्या है, फैराडे, और फैराडे का वैल्यू कितना होता है 96500। हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 96500। तो ये फाइनली आंसर क्या दे देगा, 289,500 कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा 289,500 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिया गया है, इसमें से कोई एक सही आंसर है, तो सॉल्व करते हैं। सेल कांस्टेंट G इज इक्वल टू L/A, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे L क्या है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। A क्या है, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो जो G है यानी सेल कांस्टेंट है वो बराबर होगा L/A के। तो L यानी लेंथ का यूनिट हम लोग लिखेंगे, तो क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो सेंटीमीटर ही लेके चलते हैं। सेंटीमीटर लेंथ का हो जाएगा सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया के लिए क्या लिखेंगे, जैसे मीटर के टर्म्स में मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर यहाँ पे कैंसिल, बचा क्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स। तो यानी कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B, ठीक है। तो A जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में है और B सेकेंड ऑर्डर में। हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। तो जो A और B है उनको डबल कर दिया जाए, उनके कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल कर देंगे तो रेट जो होगा रिएक्शन को वो कैसे अफेक्ट होगा, वो बताना है हमें इस क्वेश्चन में। रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K यानी रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। A किस में था, फर्स्ट ऑर्डर में, तो यहाँ इसका पावर हम लोग 1 दे देंगे, और B कैसा था, सेकेंड ऑर्डर में। तो जब A और B दोनों का ही क्या कर दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिए, ठीक है। डबल द इनिशियल रेट, ठीक है, रेट, ठीक है। या तो कॉन्सेंट्रेशन कहिए डायरेक्ट, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डबल कर दिए हैं हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बता रहे थे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसके अंदर जो A एंड B लिखे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, A की जगह पे लिखेंगे 2A, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया और ये फर्स्ट ऑर्डर में था इसलिए पावर 1। वैसे ही B भी क्या है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ है तो इसको भी लिखेंगे 2B, पर इसका पावर लिख देंगे 2 क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर में है। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो 2A ही रह जाएगा, पर ये क्या हो जाएगा 4B स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 4 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, तो सिंपली समझिए 8K। तो जो रेट है, रेट किसके बराबर हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा 8 टाइम्स, जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। इट इंक्रीजेज 4 टाइम्स, इट इंक्रीजेज 6 टाइम्स, इट इंक्रीजेज 8 टाइम्स, इट रिड्यूसेज 8 टाइम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इट इंक्रीजेज 8 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोला जा रहा है, कैन नॉट बी यानी क्या नहीं हो सकता है। नंबर 1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है,
देखिए किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ज़ीरो मॉलिक्यूलैरिटी अगर बोला जाए तो ज़ीरो मॉलिक्यूलैरिटी मीन्स देयर इज़ नो रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट नहीं होगा तो वो रिएक्शन भी नहीं होगा। एटलीस्ट किसी भी रिएक्शन को होने के लिए मिनिमम आपको एक रिएक्टेंट तो चाहिए ही, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, यानी रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, पर 0 कभी नहीं हो सकता। आप 0 रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, देयर इज़ नथिंग, ओके। सो द राइट ऑप्शन इज़ ए, यानी 1। द राइट ऑप्शन इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोसोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो एरोसोल जानते हैं क्या होता है। एरोसोल एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्जन मीडियम इसमें गैस होगा। तो इसका एग्जांपल है स्मोक। स्मोक में हम देखते हैं बहुत फाइन कार्बन पार्टिकल्स पूरे गैस में मिक्स रहता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्मोक। सॉप लेथर तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉप लेथर में जो सॉप डिटर्जेंट ये सब के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिक्स करते हैं एयर या फिर वाटर के साथ, तो ये एयर और वाटर के साथ मिक्स होगा, तो ये तो एग्जांपल नहीं होगा। वैसे ये मिल्क अगर हम देखें तो मिल्क लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में देखिए, ये जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है डेटा, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसमें इमल्शन में लिक्विड लिक्विड दिया गया है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जिसका एग्जांपल है मिल्क, हेयर क्रीम एंड बटर। तो यानी मिल्क और बटर ये दोनों ही किसका एग्जांपल हो जाएगा, इमल्शन का। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो सेटलिंग वैसे होना चाहिए था, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स अगर सेटल कर जा रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो ये बहुत सिंपल इसका आंसर हो जाएगा कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या होता है, कोगुलेशन एक तरह का एग्रीगेशन है या फिर एक्यूमुलेशन है। एग्रीगेशन या एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा हो जाना, ठीक है, ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यानी सेटल डाउन होना कोलॉइडल पार्टिकल्स का ही क्या कहलाएगा, कोगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कैलामाइन। कैलामाइन इज एन ओर ऑफ, तो कैलामाइन ओर होता है जिंक मेटल का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लीचिंग इज प्रोसेस फॉर। लीचिंग किस प्रोसेस से रिलेटेड है। सो लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ concentration of ores in which metal is made soluble in a solvent while the impurities remain insoluble and get separated out। कहने का मतलब क्या है कि जो लीचिंग प्रोसेस है उसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम ओर्स को, यानी मेटल को सॉल्यूबल फॉर्म में लाया जाता है किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करके, और जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो इनसॉल्यूबल रह जाएगा और उसको हम लोग बाहर सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ निकेल। तो यहाँ हम ऑप्शंस देखते हैं। जोन रिफाइनिंग, ऑप्शन नंबर 1 जोन रिफाइनिंग, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स लाइक SI यानी सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, GA गैलियम, इस तरह के मेटल्स को प्योर करने के लिए जोन रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करा जाता है। और हम जानते हैं कि ये सारे मेटल्स सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। नंबर 2 है मून्स प्रोसेस, और ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है निकेल प्योरिफिकेशन के लिए। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 3 भी देखते हैं, वैन आर्किल प्रोसेस। ये प्रोसेस यूज़ होता है जिरकोनियम, टाइटेनियम जैसे एलिमेंट्स को प्योरीफाई करने के लिए, मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट है 4th फ्लोटेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस यूज़ करा जाता है सल्फर ओर्स को प्योर करने के लिए, सल्फर ओर्स। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। नंबर 1 PCl5, NCl5, AsCl2, SbCl5, ठीक है। इन सब को कंपेयर करके अगर हम देखें तो यहाँ पे बाकी सब तो फिर भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लेंगे, पर यहाँ जो NCl5 है, क्योंकि नाइट्रोजन इन सब से स्मॉलर एटम है और इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो इस वजह से भी NCl5 पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी कैन सी, NCl5 is not possible because availability of vacant d orbital is not there, okay। NCl5 does not exist because there are no d orbital in the second energy level, therefore there is no way to arrange 5 pairs of bonding electrons around a nitrogen atom।
सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ NCl5। बाकी सब में तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो जाएंगे, पर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये जो इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन देगा इसको, ये अरेंज नहीं कर पाएगा, यानी इस तरह का बॉन्ड बनाने में पॉसिबल नहीं है। तो NCl5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। नाइट्रिक एसिड के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करा जाएगा? तो नंबर 1 है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस यूज़ होता है अमोनिया को बनाने के लिए। ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, यही ऑप्शन करेक्ट है और यही यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का अगर बात करा जाए, ये यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, H2SO4। एंड नेक्स्ट 4 नंबर है डेकॉन्स प्रोसेस। डेकॉन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, Cl2। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ ट्राई बेसिक एसिड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, H3PO3। तो P क्योंकि सेंट्रल एटम है, बीच में होगा, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ये बॉन्ड फिक्स करिए, उसके बाद एक ऑक्सीजन OH के साथ जाएगा और जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच रहा है उसको अरेंज करिए। OH अगर पॉसिबल है तो OH लिख देंगे, और क्या बच गया? H3PO3 बनाने के लिए एक H बच रहा है, लिख दिए। ये स्ट्रक्चर हो गया H3PO3। नेक्स्ट हम देखते हैं H3PO2, P बीच में, डबल बॉन्ड O लिख दिए, एक OH, ये 3 चीज़ फिक्स होगा। इसके अलावा और क्या पॉसिबल है? 2 ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है, उसको लिख देंगे हम। ऐसा स्ट्रक्चर हो गया H3PO2। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, बीच में एक ऑक्सीजन, HPO3, तो एक O और इसके साथ H। अब क्या बच गया? एक और ऑक्सीजन बच रहा है, ये भी यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा होगा, डबल बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ। ये स्ट्रक्चर हो गया HPO3। नेक्स्ट है H3PO3, बीच में लिखेंगे P, डबल बॉन्ड O, एक OH बनाइए। ठीक है, और पॉसिबल है एक और OH लिख देंगे हम लोग, और एक और OH यहाँ पे पॉसिबल है, ऐसा बना दिए, हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए जितना भी OH ग्रुप यहाँ पे है वही उसका बेसिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इस वाले में देखेंगे H3PO3 में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? डाई बेसिक। वैसे ही यहाँ पे एक OH है तो मोनो बेसिक, मोनो मतलब सिंगल, और यहाँ पे भी एक OH है तो ये भी क्या हो जाएगा? मोनो बेसिक। और यहाँ पे 3 है तो ये क्या होगा? ट्राई बेसिक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डायमैग्नेटिक इन नेचर हो? तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या होता था? पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, डायमैग्नेटिक वो होगा जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, कोबाल्ट CO2+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 4s0, क्योंकि 2+ है तो 4s से इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, और 3d 18, और कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 27 में से 2 घटा दिए तो ये 25, 18 + 7 25। डी में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 Ni2+, आर्गन लिख दिए, 18 हो चुका है, 4s में 2 होता, और 3d में कितना होता? निकेल का होता है 28, तो यहाँ पे 3d 8, और 2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो इसीलिए 4s 0। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को मिल रहा है, 2 है यहाँ पे, तो ये भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। फिर थर्ड नंबर देखते हैं, CO2+, आर्गन 3d कितना होता? 18, 4s में 2 जाता तो 20 हो जाता, और कॉपर का 29, तो यानी यहाँ पे 9, सॉरी यहाँ पे 4s में 1 होता है कॉपर के केस में, और 3d में 10 होता है, तो 1 यहाँ से गया, और यहाँ से भी 1, तो ये 3d 9 ही होगा, और ये 4s 0। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये भी कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। देखिए Zn2+ के केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 है Zn2+, तो यहाँ पे 4s में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4s2 होता था तो 2 इलेक्ट्रॉन गया, तब इस पर 2 पॉजिटिव आया है, और 3D में 10 का 10 ही रहेगा, तो 3D 10 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर, तो यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ सम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट्स इन, तो जो कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, और वो लाइट का कुछ वेवलेंथ भी होगा, और ये किसकी वजह से हो रहा है, तो इसका आंसर होगा डी ट्रांजिशन। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ही लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांजिशन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, देन उसके बाद रेडिएशन इमिट करते हैं, और वही लाइट के फॉर्म में अपीयर करता है। सो कलर्ड आयंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन विच फॉल्स इन विजिबल रीजन, और वो विजिबल रीजन से रिलेट करेगा फॉर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ट्रांजिशन हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी चेंज की वजह से डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग भी होता है। ठीक है, तो आफ्टर स्प्लिटिंग हम देखेंगे कि ट्रांजिशन भी इलेक्ट्रॉन्स का होगा फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में। सो आंसर इज 1। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट लिगेंड, तो इनमें से कौन सा एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड कहने का मतलब है ऐसे लिगेंड जिनमें दो अटैचिंग साइट होगा, दो ऐसा एलिमेंट होगा जो अदर सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ेगा, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर होगा Cn-। ठीक है, OH में भी पॉसिबल नहीं है, H2O में भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे Cn में क्या हम देखते हैं कि कार्बन भी ऐड हो सकता है, सेंट्रल मेटल से कार्बन भी ऐड हो सकता है, या फिर सेंट्रल मेटल से नाइट्रोजन फिर कार्बन, इस तरह से भी अटैचमेंट हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, CH3 CH2Cl प्लस NaI, ठीक है, यानी क्लोरो इथेन का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये दे दिया आयोडो इथेन प्लस NaCl। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स चैप्टर का एक क्वेश्चन है, और ये किस रिएक्शन में होता है, ये हम देखते हैं। ऐसा रिएक्शन हुआ करता था फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ हेलोजन होता था बिटवीन हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो बुर्ज रिएक्शन ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF लिया करते थे। ठीक है, बुर्ज रिएक्शन में ड्राई ईथर होता था, सैंड मियर्स प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन कराते थे, तो इसका आंसर होगा सिंपली फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन में कौन सा ग्रुप यहाँ पे फास्टर रिएक्ट करेगा, तो हम देखते हैं कि SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ करता था वो 1 डिग्री कार्बन का ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखा जाता है, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम क्या देखते हैं, 1 ब्रोमो पेंटेन दिया हुआ है, यानी कार्बन नंबर 1 के साथ क्या है, ब्रोमीन है, तो हम लोग 1 2 3 4 5 और एक ब्रोमीन लगा दिए। ठीक है, अब इसका बैलेंसी पूरा करिए, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 CH2, कार्बन नंबर 1 के साथ Br है, और ऑप्शन 2 देता है 2 ब्रोमो पेंटेन, और फिर ये 3 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए इन सब के केस में क्या हो रहा है कि 2 पे ब्रोमीन रहा, तो क्योंकि अगल बगल दोनों में ही ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहाँ 3 पे आ गया 3 ब्रोमो पेंटेन, ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, आसानी से न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पे अटैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ CH3OC2H5। ठीक है, तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। ठीक है, ईथर में क्या होता है, ROR-, यानी क्या होगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड ही क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। तो जो बड़ा वाला ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ ऑक्सीजन को नहीं रखते हैं, छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को रखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, और क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन बच रहा है इसलिए इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर 3rd। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। ठीक है, तो इसमें स्क्रीन पे देखिए आंसर दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है। तो हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन ये मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग चलता है यहाँ पे, जहाँ पे H+ और OH- टूटेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे होगा वहाँ पे OH- जुड़ेगा, और जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में वहाँ पे H+ जुड़ेगा। ठीक है, तो यानी CH के साथ OH आ गया और यहाँ पे CH3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 24 में क्या कहता है, इन एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड है प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl दैट गिव्स ए इज, तो यहाँ एसिटल्डिहाइड 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और HCl, तो ये ए प्रोडक्ट दिया। अब ए क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ जिंक एमलगम इन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिड्यूसेस द एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर जाएगा। रिड्यूस करना यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एसिटल्डिहाइड में जितना भी कार्बन है उतना कार्बन वाला ये हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो CH3 CHO, तो 2 कार्बन है यहाँ पे, और ये फाइनली क्या देगा, प्रोडक्ट ए 2 कार्बन का इथेन। इथेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट एक टेस्ट के बारे में आप सुने होंगे, टॉलेंस टेस्ट। इसमें क्या होता था, टॉलेंस टेस्ट ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, इज़ अ क्वालिटेटिव लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्यूश, यानी किस लिए यूज़ कर रहे हैं, डिस्टिंग्यूश करने के लिए, यानी डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए टॉलेंस टेस्ट का यूज़ करा जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ होगा यहाँ पे। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ CuSO4 एंड NaOH, ये नहीं होगा। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो यही है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, और यही होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इन बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये प्रोडक्ट ए दे दिया। तो ए क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, हम लेंगे बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन पे होगा एक एल्डिहाइड ग्रुप। जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देन हम देखते हैं अगर इसका रिडक्शन करा दिया जाए, ठीक है, नेसेंट H+ साथ रिएक्शन करा दें, रिड्यूस कर जाता है, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो बढ़ जाएगा, तो ये बना लेता है CH2OH, यानी बेंजाइल एल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए बेंजल्डिहाइड को, तो ये देगा बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन एसिटामाइड इज हीटेड विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिएक्शन दिया हुआ है। एसिटामाइड कहिए या फिर इथेनामाइड, दोनों सेम ही है। ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट में दे रहा है CH3NH2, यानी मिथाइल अमाइन, ठीक है, और साथ में बाई प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और H2O दे दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन, ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन देखने का तरीका ये भी है कि R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप कितना होगा वो देख के बता सकते हैं। और क्या तरीका है कि आप नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन देखिए कितना है, तो अगर NH2 रहा, ठीक है, NH2 रहता है, उस केस में वो 1 डिग्री अमाइन होगा। NH रहे तब ये होगा 2 डिग्री। N रहा, ठीक है, यानी और दूसरे किसी ग्रुप के साथ रहे, H के साथ ना रहे, तब ये 3 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। प्रोटीन्स पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का और वो कनेक्टेड होगा, ठीक है, टू ईच अदर। ऑप्शंस दिया हुआ है बॉन्ड के बारे में, नंबर 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नंबर 2 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, नंबर 3 पेप्टाइड बॉन्ड एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है मोनोसेकेराइड्स के बीच में, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में ये होगा। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है DNA में, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड होगा अमीनो एसिड्स के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट।
नेक्स्ट हम देखते हैं 30, विच बेस इज़ नॉट फाउंड इन डीएनए, इनमें से कौन सा बेस डीएनए में नहीं होता है, नहीं मिलता है। तो डीएनए में क्या क्या होगा, डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। यूरेसिल होगा आपका, आरएनए में एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, पर थाइमिन नहीं होगा। यानी ये जो यूरेसिल है, एडेनिन तो होता ही है, ग्वानिन भी होता है डीएनए में, पर यूरेसिल नहीं होता है, और थाइमिन भी होगा। यूरेसिल होता है आरएनए में। क्वेश्चन नंबर 31, रिकेट्स इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखिए इसका आंसर होगा विटामिन डी। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिकेट्स में सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, ठीक है, इन चिल्ड्रेन यूजुअली बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग्ड विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो रिकेट्स ऐसा डेफिशिएंसी है, ऐसा डिजीज़ है जिसमें जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। छोटे बच्चों में ये खास करके देखने को मिलता है। कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कैप्रोलैक्टम मोनोमर होता है नाइलॉन 6 का, नाइलॉन 6 का मोनोमर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। 33, द एलिमेंट विच इज़ एडेड टू रो रबर, रो यानी कच्चा रबर, टू इम्प्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज़, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाएगा रो रबर में ताकि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करा जा सके, तो इसका आंसर है सल्फ़र। और होता क्या है कि जो सल्फ़र है वो पॉलीमर्स के बीच में क्रॉस लिंक का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, करेक्ट आंसर इज़ 0.2% फिनॉल। डिसइंफेक्टेंट क्या है, ऐसा केमिकल जिसका यूज़ किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए, और ये लिविंग टिश्यू में अप्लाई नहीं होता है, ये सिंपली नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे मान लीजिए फ्लोर क्लीन करना हो, वॉशरूम क्लीन करना हो, तो वहाँ पे यूज़ होगा डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बारबिटूरिक एसिड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बारबिटूरिक एसिड एग्जाम्पल होता है ट्रैंक्विलाइज़र का। ट्रैंक्विलाइज़र ऐसा मेडिसिन होता है जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा फॉर एंजाइटी, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन एंड पैनिक अटैक्स। ठीक है, यानी थोड़े समय के लिए जो एंजाइटी वगैरह होता है, पैनिक अटैक आता है, स्ट्रेस हो जाता है, उस टाइम पे ट्रैंक्विलाइज़र्स लिया जाता है ताकि वो उस तरह के बॉडी के रिएक्शन को कंट्रोल करे, थोड़ा रिलीफ फील कराए, एक तरह से मेंटल डिजीज़ को थोड़ा कम करने के लिए ये लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ट्रैंक्विलाइज़र। एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए लिया जाता है, एनाल्जेसिक्स पेन किलर है, एंटी एसिड बेस होता है जो कि स्टोमक में एक्सेस HCl अगर प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो बारबिटूरिक एसिड एग्जाम्पल होगा ट्रैंक्विलाइज़र का। और नीचे देख सकते हैं आंसर की भी दिया हुआ है। नाउ वी विल सी सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं आपको किसी भी 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी कर रहा है, 1 × 5 = 5। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एक फॉर्मूला देखें रेट कांस्टेंट के लिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के, तो इसके लिए हम लिखते हैं मोल 1 - n L n-1 पर सेकेंड। फॉर ज़ीरो ऑर्डर, अगर ज़ीरो ऑर्डर के लिए देखें, फॉर ज़ीरो ऑर्डर n = 0, सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के क्या हो जाएगा, मोल 1 - 0 L, n के जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 - 1 पर सेकेंड। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 - 0 1 मोल L 0 - 1, तो ये हो जाएगा L⁻⁻1 और पर सेकेंड का पर सेकेंड। अब हम देखते हैं, सो यूनिट ऑफ के लिखेंगे हम n = 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे, मोल, इस पर माइनस चार्ज हम लोग लगाएंगे, 1 - 1 L, n-1 था तो 1 - 1 पर सेकेंड। सो इसका यूनिट क्या होगा, 1 - 1 0, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 1,
और 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो 1 ही होता है, तो मोल का पावर 0, 1 - 1 भी, ये भी 0 हो जाएगा और ये पर सेकेंड। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना मिलेगा पर सेकेंड। तो यही यूनिट होगा, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकेंड। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर भी दिया हुआ है, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज पर सेकेंड, और हमारा आंसर भी यही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है TiH2O होल 6, इसलिए चार्ज कितना है 3+। तो इसका ज्योमेट्री पूछा जा रहा है कि ज्योमेट्री क्या होगा। तो सिंपल एक तरीका जान सकते हैं हम लोग कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मान लीजिए 6 हो, यहाँ पे Ti क्या होगा सेंट्रल मेटल आयन और H2O होगा लिगेंड, और लिगेंड कितना है यहाँ पे H2O है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन 6 के केस में जो ज्योमेट्री होता है वो होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आंसर है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज हेलोजन। वैसे हेलोजन्स तो होते ही हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हेलोजन में आता है आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्लोरीन। तो इसका और अच्छा आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, अगर आप आंसर में मेंशन करें तब। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO2+ और CO यानी कोबाल्ट का, इसका अटोमिक नंबर होता है Z = 27, अटोमिक नंबर 27 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO2+ इज LS2 दिया हुआ है। वैसे ये तरीका गलत है लिखने का। ठीक, तो इसका हम यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। हम लोग लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक और इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है आर्गन 3d2। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, सिंपल अगर हम कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7 और 4s2 ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे हम यहाँ पे 2, 2, 4, 6 कितना हो गया 10, 12, 18, 18 और यहाँ से 2 20 हो गया और ये 7 यानी 27, टोटल हो गया 27। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया, क्योंकि कोबाल्ट 2+ है, 2+ चार्ज आया कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हैं तभी ये 2+ आया है। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ये हो गया है यहाँ पे 4s0, तो इसको नहीं लिखा गया था। ठीक, तो इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन क्या देखेंगे हम लोग, आर्गन 3d2, यहाँ 2 दिया है पर एक्चुअल में क्या होगा इसका CO2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 4s0 हो गया था, CO2+ के केस में 4s0 हो गया था, तो 4s0 और 3d कितना 7, 3d7। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 न्यूक्लिक एसिड्स। आंसर है, तो न्यूक्लिक एसिड्स का नाम बताना है आपको, तो आंसर हो जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मोनोमर्स ऑफ बुना S। ओके, तो बुना S का मोनोमर बताना है। तो बुना S एक पॉलीमर होता है जिसका मोनोमर है, द मोनोमर्स ऑफ बुना S आर 3 ब्यूटाडाइंस एंड स्टाइरिन। वैसे तो ये गलत लिखा हुआ है, हम क्या देखते हैं इसका मोनोमर क्या क्या होगा बुना S का। सबसे पहले होता है ब्यूटा 1,3 डाइन, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्यूटा यानी टोटल 4 कार्बन, N CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम लिखेंगे 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, और क्योंकि डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है तो वर्ड रूट के लास्ट में A लगाना होगा। यहाँ नंबरिंग करिए 1 2 3 4, 1 और 3, यहाँ 1 के पास डबल बॉन्ड है और 3, 1,3 डाई इन, ये हो गया। और क्या लिया जाता है इसके साथ, और लेते हैं दूसरा मोनोमर है स्टाइरिन, बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है स्टाइरिन। आफ्टर पॉलीमराइजेशन क्या बनाता है ये, पॉलीमराइजेशन
प्रोसेस के बाद ये बनाएगा, देखिए स्ट्रक्चर के बीच में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसको हम लोग डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड बना दीजिए और ये दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट से शुरू करें। टोटल 4 कार्बन है, CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH CH2। अब इसको ऐड करिए, हम लोग ये 4 कार्बन लिख चुके हैं, अब स्टाइरिन ऐड करना है। यहाँ 2 कार्बन CH CH2 और यहाँ पे होगा एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे होल N, यही क्या है, बूना S। ठीक, नाउ दिस इज क्लियर। बूना S का मोनोमर क्या क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइन और दूसरा होता है स्टाइरिन। तो क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए है तो यहाँ सिर्फ आप नाम भी मेंशन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, उतने में मार्क्स मिल जाएगा। तो मोनोमर क्या होगा, 1,3 ब्यूटा डाइन और दूसरा होगा स्टाइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी वन एंटा एसिड। देखिए एंटा एसिड क्या होता है, एक तरह का मेडिसिन है जो कि प्रिवेंट करेगा और रिड्यूस करेगा जब हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा ही अगर एसिड प्रोड्यूस होने लगे तो उसे कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। एंटा एसिड इज़ अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स ए और रिड्यूसेस टू मच एसिड स्पेशली इन द स्टोमक। ठीक है, तो क्योंकि एसिड है तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो सकता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। ठीक है, यहाँ पे S नहीं होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सिंपली। नेक्स्ट सेक्शन बी में हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे भी आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी कर रहा है। 3 × 5 = 15। तो ये पूरा सेक्शन बी 15 मार्क्स का हो गया, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। आंसर हम देखते हैं, तो ये क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, तो आंसर है स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, इन दिस द डिफरेंस इन साइज बिटवीन कटायन एंड अनायन इज स्मॉल। तो जो कटायन और अनायन होगा उनके बीच का जो साइज का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा। ठीक है, बोथ अनायंस एंड कटायंस लीव द सॉलिड क्रिस्टल। दोनों ही अनायन और कटायन लीव कर जाएगा उस सॉलिड क्रिस्टल को। ठीक है, तो क्योंकि अनायन कटायन दोनों ही सॉलिड क्रिस्टल को लीव कर रहा है यानी छोड़कर चला जा रहा है, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा। तो इस पॉइंट में देखिए वैकेंसी के बारे में भी लिखा गया है, 2 वैकेंसीज इज क्रिएटेड। तो 2 वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होगा। वैकेंसी कहने का मतलब है खाली जगह, और क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है, खाली जगह क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज। ठीक है, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, एटम्स परमानेंटली लीव द क्रिस्टल। और जो भी अनायन या कैटायन होगा वो परमानेंटली, ठीक है, क्रिस्टल को लीव कर जाएगा। नेक्स्ट स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद हम देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इट कंटेन्स अनायनिक क्रिस्टल्स वेयर द अनायन इज लार्जर देन द कटायन। तो अनायंस यहाँ पे कैसे होंगे, लार्जर होंगे देन द कटायन। ठीक है, यूजुअली द स्मॉलर आयन कटायन लीव्स इट्स ओरिजिनल लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्मॉलर अनायन क्रिस्टल लैटिस को लीव कर जाएगा। एटम रिमेन्स विद इन द सॉलिड क्रिस्टल। एटम सॉलिड क्रिस्टल में ही रहेगा, बस जगह रिप्लेस कर देता है। डेंसिटी रिमेन्स द सेम। डेंसिटी यहाँ पे सेम रहने वाला है। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या देखे थे, डेंसिटी डिक्रीज कर गया था, वैकेंसी क्रिएट हुआ था, पर यहाँ पे बोला जा रहा है ओनली 1 वैकेंसी इज क्रिएटेड। अभी जो स्क्रीन पे डायग्राम दिया गया है उसमें देखिए स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या है, अनायन मिसिंग है और कटायन भी मिसिंग है, जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हुआ है, तो डेंसिटी डिक्रीज कर गया। फ्रैंकल डिफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि एक जो यहाँ पे कटायन होगा वो अपना जगह रिप्लेस कर देता है, यानी किसी क्रिस्टल में ही कहीं और जाके फिक्स हो जाता है, और यहाँ पे भी वैकेंसी क्रिएट होगा पर डेंसिटी डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि क्रिस्टल को वो आयन छोड़कर बाहर नहीं गया है, इस वजह से डेंसिटी सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, तो प्योर बेंजीन का यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया गया है 0.85 बार, 850 बार। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम इज एडेड टू 39.0 ग्राम बेंजीन। ठीक, तो उस प्योर बेंजीन में क्या किया गया, एक नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो जल्दी वेपराइज नहीं हो पाता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी उसको हम लोग बहुत जल्दी से या तो सिंपल प्रोसेस से उसको आयनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसा सॉलिड जिसका वेट कितना है 0.5 ग्राम है, ऐड किया गया है बेंजीन में 39.0 ग्राम बेंजीन में ऐड कर दिए, और
इसका मोलर, बेंजीन का मोलर मास क्या होता है 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। वैसे तो ये क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो कैलकुलेट करने का ज़रूरत है नहीं हमें। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज, वेपर प्रेशर कितना दिया जा रहा है सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का 0.845 बार। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका मोलर मास कितना होगा। नाउ ऑन अप्लाइंग फॉर्मूला P naught minus PS divided by P naught is equal to W2 into M1 divided by W1 into M2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे P naught क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन जो कि दिया हुआ है 0.850 बार, एंड PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि गिवन है 0.845 बार। देन W1 क्या है यहाँ पे मास ऑफ बेंजीन, और बेंजीन जिसको हम ऐड किए 39.0 ग्राम। W2 क्या है 0.5 ग्राम जो सॉलिड लिया गया था। मोलर मास बेंजीन का यहाँ पे है M1 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। अब हम M2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। M2 इज इक्वल टू P नॉट इंटू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई T नॉट माइनस PS इंटू W1। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज 0.85 इंटू 0.5 इंटू 78/2 डिवाइडेड बाई 0.85 माइनस 0.845 इंटू 30, and finally we will get the answer 170 ग्राम पर मोल जो कि है वैल्यू M2 का, that is molar mass of the solid substance. This is our answer. Next question is what are lyophilic and lyophobic sols, explain with examples। तो lyophilic sols क्या होते हैं, lyophobic sols क्या होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में एग्जाम्पल्स देना है। लायोफिलिक सोल, फिलिक का मतलब ही होता है एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। तो डेफिनेशन दिया गया है इन लायोफिलिक सोल्स द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैव वेरी हाई एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो जो डिस्पर्स्ड फेज होगा और डिस्पर्जन मीडियम होगा दोनों के बीच में जो एफिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। कहने का मतलब है आसानी से आपस में मिक्स करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम वो भी हाई होगा। और बोला गया है दीज सोल्स आर रिवर्सिबल। ठीक है, अब रिवर्सिबल क्यों है तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट अस कंसीडर, हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हमने प्रोटीन लिया है, क्योंकि एग्जांपल अगर हम देखें लायोफिलिक सोल्स का तो लायोफिलिक सोल्स में गम, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन ये सब एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, तो हमने लिया है प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स लिया है और साथ में ऐड कर दिया है वाटर, H2O वाटर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, जब इस सोल को हीट किया जाएगा तो वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2O वेपराइज होकर बाहर चला जाएगा और फिर लास्टली क्या बचेगा, प्रोटीन। अब फिर से इस प्रोटीन में अगर हम लोग H2O ऐड कर दें तो ये दोबारा से हमें सोल बनाकर दे देगा। कहने का मतलब है वापस से हम लोग इस तरह के सोल को प्रिपेयर कर पा रहे हैं और इसी के वजह से इस सोल को बोला जा रहा है रिवर्सिबल। ठीक है, तो लायोफिलिक सोल्स आर रिवर्सिबल। वंस इट्स डिस्पर्जन is removed anyhow lyophilic colloids destroy, hence we can prepare the solution by mixing again dispersion medium in dispersed phase. Next we will move forward. Lyophobic sols, the dispersed phase particles has no affinity means attraction for the dispersion medium। तो इस सोल में क्या होगा, dispersed phase particles और dispersion medium के बीच में affinity नहीं होता है। ठीक है, यानी force of attraction नहीं होगा। These सोल्स आर इरिवर्सिबल। तो ये किस टाइप के सोल्स हैं, इरिवर्सिबल टाइप के। लायोफिलिक कैसा था, रिवर्सिबल। लायोफोबिक कैसा होगा, इरिवर्सिबल। इसका मेन रीज़न यही है कि क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, एफिनिटी नहीं है, तो इस तरह के सोल्स को आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, वंस दे आर प्रिपेयर्ड दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, हैंस लायोफोबिक आर इरिवर्सिबल। तो एक बार अगर इन्हें बना दिया जाए तो ये दोबारा से नहीं बन सकते और रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता इस प्रोसेस को, जिस वजह से इन्हें हम कह रहे हैं लायोफोबिक सोल्स। एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल
सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स etc। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ नंबर 1 है स्कैंडियम 3+, तो इस पर चार्ज दिया हुआ है 3+, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होगा 21। नंबर बी वेनेडियम 3+, जेड होगा 23 यानी एटॉमिक नंबर 23। तो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल स्कैंडियम 21, तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 3d2 4s2। हम सबसे पहले देखेंगे स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम के लिए होता है आर्गन 4s2 3d1। तो क्योंकि इस पे 3+ का चार्ज है, कहने का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गया, ठीक है, तभी इस पे 3+ का चार्ज आया है। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s 0 और 3d 0 और आर्गन, ठीक है। तो क्योंकि आर्गन है और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। हैंस हम लोग क्या देखते हैं, म्यू इज इक्वल टू, क्योंकि n का वैल्यू 0 मिला तो √0 इंटू 0+2, ओवरऑल ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से इंटू करने पे वो 0 ही देता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट स्कैंडियम 3+ के लिए कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम देखते हैं वेनेडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d2। तो क्योंकि d में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा म्यू इज इक्वल टू √2 इंटू 2+2। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 है, n का वैल्यू यहाँ पे 2। d में कितना इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया है 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया है, ठीक है, और s में तो 0 है। आर्गन 3+ के लिए अगर हम लोग देखें तो d में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू 2 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √2 इंटू 2+2, और ये कितना हो जाएगा 2+2 4 इंटू 2 8, √8। तो ये ओवरऑल कितना दे देता है 2 इंटू √2। bm यूनिट भी लिखा करिएगा, bm होता है बोर मैग्नेटॉन। bm का मतलब क्या है बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे नॉर्म का मतलब क्या है स्टैंडर्ड्स, जो रूल वगैरह यूज़ होता है उस रूल के अकॉर्डिंग IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं CONS3(4)H2O(2)Cl3। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन कौन सा लिगेंड है NS3 अमाइंस, ठीक है। H2O के लिए एक्वा यूज़ होता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर काउंटर अनायन दिया हुआ है Cl यानी क्लोरीन। तो इसका नाम क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका आंसर सही नहीं है, जैसे यहाँ हम देखेंगे हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर ए में देखेंगे तो अमाइन कितना है 4 है और हेक्सामाइन दिया, मतलब ये आंसर सही नहीं है। तो क्या होगा सही आंसर। सबसे पहले हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखेंगे, तो कोबाल्ट को X कंसीडर कर लीजिए, तो X प्लस एक मेटल से नेक्स्ट लिगेंड पर जाने पे आपको प्लस का साइन देना है। देन अमाइंस पे कितना चार्ज होता है 0, और अमाइन है कितने 4, तो 0 इंटू 4 प्लस H2O पे चार्ज कितना होता है 0, ओके, और H2O है कितना ये भी 2 है, और क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है -1 इंटू 3 क्योंकि ये 3 है इज इक्वल टू 0। तो अब ये आंसर x का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0 इंटू 4 0, ये भी 0, -3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू मिल जाएगा +3, यानी कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3+, ठीक है। IUPAC नेम देखिए, सबसे पहले लिगैंड को लिखना है क्योंकि यहाँ पे काउंटर कटायन नहीं दिया हुआ है। काउंटर कटायन के केस में काउंटर कटायन को पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लिगेंड्स को लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन, और देन लास्ट हम लिखेंगे काउंटर अनायन। तो अमाइंस कितना है 4, तो लिखेंगे टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3
रोमन नंबर में कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखिएगा। तो ये हो गया IUPAC नेम टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखते हैं दिया हुआ है कोबाल्ट En होल 3 प्लस, इस पर ओवरऑल चार्ज है 3+। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना हो जाएगा। En का होता है 0, और क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है तो ये इक्वल के बाद जाएगा, यानी 3+। तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना हो जाएगा 3+। ठीक है, तो नाम हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। En एक तरह का चिलेटिंग लिगेंड है, जिस वजह से ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड के केस में आता है। तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड के केस में बाई ट्राई न लिख करके बिस ट्रिस टेट्राकेस इस तरह से टर्म्स का यूज़ करा जाता है। तो En होल 3 है तो हम लिखेंगे ट्रिस इथेन। En का पूरा नाम क्या है, इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, डाई अमाइन। CO का कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि इस पे 3+ चार्ज है इसलिए लास्ट में हम लिखेंगे आयन। तो ये सही है, ये नोमेनक्लेचर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर NiCl4, इस पे ओवरऑल चार्ज है 2-। तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा। Ni को कंसीडर करिए X, Ni को हम लोग मान लेते हैं X। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NiCl4 2- X प्लस कितना -1 Cl पे, एक Cl पे -1 चार्ज इंटू 4, क्योंकि ये 4 है, इज इक्वल टू -2। सॉल्व करेंगे X का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 + 4 इज इक्वल टू +2, यानी Ni पे चार्ज कितना मिला हम लोग को +2। तो ये है Ni2+। अब इसका नाम हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, टेट्राक्लोरिडो। ठीक है, टेट्राक्लोरिडो निकलेट, ये एक साथ होना चाहिए था निकलेट, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस चार्ज के केस में 8 लगाना होता है लास्ट में। जो सेंट्रल मेटल आयन है लास्ट में उसमें 8 ऐड करना होगा, इसलिए नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन। तो ये भी सही है, ये दोनों सही है, पर फर्स्ट वाला गलत था। सो फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले देखेंगे हम, फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन कराया जा रहा है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है आपको। तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अगर बीच में कोई और भी इंटरमीडिएट स्टेज पॉसिबल है तो वो भी लिख दिया करिए, और नाम जरूर मेंशन करना है, IUPAC नेम लिखा करिएगा, इससे आंसर आपका और परफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराया गया CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो इस रिएक्शन को राइमर टाइमन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, सोच कर देखिए प्रोडक्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B है बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं इथेनॉल क्लोराइड के साथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, कैटलिस्ट है यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से एक H, यहाँ से Cl बाई प्रोडक्ट में बाहर, और जो बच गया उसको ऐड कर दीजिए, वही आपका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है C नंबर CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, अगर आपने पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, यानी यहाँ पे अप्लाई करेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर क्या कहते थे एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल अप्लाई करना होगा। हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। हम लिए हैं फिनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अगर आपको याद होगा राइमर टाइमन रिएक्शन तो यही है, सैलिसाइल्डिहाइड बनाएगा प्लस 3 NaCl प्लस H2O। जैसा कि अभी आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पे रिएक्शन दिया हुआ है, फिनॉल रिएक्शन कर रहा है क्लोरोफॉर्म NaOH, टेम्परेचर लिया गया है 343 केल्विन। तो प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, सैलिसाइल्डिहाइड, और वो भी 2 तरह का यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एक होता है O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और जिसे हम कहते हैं सैलिसाइल्डिहाइड, दूसरा है P हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो P हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है ये कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, OH और CHO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इसी बॉन्डिंग की वजह से ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेजर होगा और P हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड माइनर प्रोडक्ट होगा। तो एग्जाम में आप चाहेंगे तो सिंपल भी लिख सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट लिख दीजिए, उससे भी आपका आंसर सही होगा। हम क्या देखे थे, यहाँ पे जो
ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ये कैसा है, मेजर प्रोडक्ट है, इसलिए सिर्फ यही लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन कराया जा रहा है इथेनॉल क्लोराइड के साथ, बेंजीन, तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में प्रोडक्ट देता है बेंजीन, और बेंजीन पे आ जाएगा COCH3। देखिए बेंजीन से एक H और यहाँ से Cl, HCl बाई प्रोडक्ट में बाहर जाएगा और COCH3 बेंजीन रिंग पे आ जाएगा, और ये C कैपिटल होगा, O कैपिटल, इसका नाम है एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन, ठीक है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH HBr रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो दो तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, CH3 CH2 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 Br होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए होता क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है जिसमें एक पाई है और एक सिग्मा है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो यहाँ पे रिएक्शन पाई बॉन्ड पे ही होता है, और H और Br, H प्लस और Br माइनस में ब्रेक करेगा। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, एक बार ये जो Br है वो जा रहा है CH के साथ ऐड हो गया, तो क्या बना फाइनल प्रोडक्ट, CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 के साथ ऐड हुआ तो CH3 CH2 Br, और नेक्स्ट टाइम Br ऐड हुआ इस CH के साथ, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला। इसमें भी मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, तो इसके लिए आपको एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल देखना होगा, जिसमें ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला ये जो दिया हुआ है प्रोडक्ट ये होगा मेजर, और नीचे वाला प्रोडक्ट हो जाएगा माइनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो कन्वर्जन है, नंबर 1 बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, आपको बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो दिया हुआ है आंसर, बेंजीन है, कॉन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया है, नाइट्रोबेंजीन। सो इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इथेन नाइट्राइल टू इथेनामाइन, इथेन नाइट्राइल टू इथेनामाइन, तो हम लिए हैं इथेन नाइट्राइल CH3CN, इथेन नाइट्राइल H2Ni, ठीक है, NaHG C2H5OH, इसके साथ रिडक्शन करा दिया गया, तो रिडक्शन से क्या होगा, यहाँ पे देखिए जितना कार्बन है उतना कार्बन वाला अमाइन बन जाएगा, तो क्योंकि 2 कार्बन है इथेन में, 2 कार्बन, तो ये बना लेगा इथेना अमाइन, कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया और नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो कन्वर्जन का सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको पहले तो रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या बनाना है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है कि आप क्या ऐसा रिएजेंट, क्या ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करें कि आपको फाइनल प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिएक्शंस याद रखना होगा, जैसे बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन ही दिया था, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर पहले बनाए और फाइनली नाइट्रोबेंजीन का बनाना हुआ स्ट्रक्चर, और आपको देखना होगा कि क्या ऐसा यूज़ करें कि आपको प्रोडक्ट मिले। टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, टोलुइन से बनाना है बेंजोइक एसिड, तो इसका आंसर हम देखते हैं, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड। सबसे पहले टोलुइन का स्ट्रक्चर बना लिए, बेंजीन से, बेंजीन के साथ CH3 होगा, अल्कलाइन KMnO4 के साथ अगर हीट कर दिया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। जितना कार्बन है, कार्बन यहाँ पे एक है, ठीक है, ऑक्सीजन साथ में आ गया और K प्लस भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे CH3 लिखने का ज़रूरत नहीं है वैसे, तो प्रोडक्ट में जाने से पहले देखिए यहाँ इंटरमीडिएट मिला है पोटेशियम बेंजोएट, तो इस पूरे बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन है और पोटेशियम भी है, तो नाम हो गया पोटेशियम बेंजोएट। अब इसका वापस से रिएक्शन कराया गया डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन C, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, 5 × 3 = 15, ओके। नाउ वी विल सी, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स, जो रेट है वो डबल हो गया है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर चेंज हुआ कितना से कितना, 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट, तो अब आपको बता दिया जा रहा है कि कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सच ए रिएक्शन, तो इस तरह के रिएक्शन का आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, गिवन log 2 = 0.30, ठीक है। हम देखते हैं व्हेन T1 = 27 डिग्री सेल्सियस, तो अगर इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में 273 ऐड करिए तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है।
K1 यानी रेट है पर्टिकुलर रिएक्शन का, इनिशियल रेट कितना है के लेट्स से, यानी मान लिए इनिशियल रेट जो है वो के है। द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स, जो रेट है वो डबल हो गया व्हेन टेम्परेचर चेंजेस 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो 27 के बाद जब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ तो इसका रेट क्या हो गया रिएक्शन का 2K, यानी डबल हो गया, रिएक्शंस डबल, रेट ऑफ रिएक्शंस डबल। तो K2 का वैल्यू कितना ले लेंगे 2K। 37 डिग्री T2 का वैल्यू है, फाइनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करिए केल्विन में, 273 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 310 केल्विन। नाउ सब्सटीट्यूटिंग देयर वैल्यूज़ इन द इक्वेशन, क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो इक्वेशन हम लिखेंगे log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू R, ओके, इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। और ये सारा वैल्यू हमारे पास है, इसमें क्या नहीं है, EA का वैल्यू हमें नहीं पता है, R हम जानते हैं गैस कांस्टेंट, EA क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक। तो हम देखते हैं K1 क्या था, सिंपली K1 हम लिए थे K लिख दिए, 2K K2 यानी क्या होगा 2K लिख दिए, इज इक्वल टू EA नहीं पता है 2.303 लिख दिए, इंटू R का वैल्यू 3.314 इंटू T2 कितना था, यहाँ देखिए T2 है 310 केल्विन, लिख दिए 310 केल्विन, माइनस T1 है 300 केल्विन। देखिए यहाँ दोबारा देखिए K1 की जगह पे K पुट कर दिए, 2K की जगह पे यानी K2 की जगह पे 2K पुट कर दिए, इज इक्वल टू EA हमें फाइंड आउट करना है 2.303, ये भी लिख दिए, R का वैल्यू लिख दिए, इंटू T2 था 310 केल्विन, T1 था 300 केल्विन, T1 इंटू T2 300 इंटू 310 310, के कैंसिल, log 2 वैल्यू दिया हुआ था और इसके बाद ये सारा वैल्यू है। देन what विल सी आवर फाइनल आंसर विल बिकम्स EA इज इक्वल टू 53.603 K। यहाँ पे K3 लिखा हुआ है पर ये K3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा किलो जूल, यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। तो EA इज इक्वल टू दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 53.603 किलो जूल पर मोल। राइट द रिक्वायर्ड कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो हेबर्स प्रोसेस से हम जानते हैं अमोनिया का प्रिपरेशन होता था, और अमोनिया का ज़्यादा प्रिपरेशन हो मतलब जो प्रोडक्ट हो, जो यील्ड यानी प्रोडक्ट वो मैक्सिमम हो, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हमें देना होगा। राइट द रिक्वायर्ड कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। एंड बोला जा रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन NH3 दैट इज अमोनिया रिएक्ट्स विथ नंबर 1 Ca2+ एंड B Cl2 क्वेश्चन मार्क। तो अमोनिया रिएक्ट करेगा Cu2+ और Cl2 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट देगा वो भी बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, क्या क्या कंडीशंस चाहिए होगा ताकि यील्ड मैक्सिमाइज हो सके अमोनिया का। आंसर है, देखिए आंसर दिया हुआ है द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज होना चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस आर। तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा यहाँ पे, हाई प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है। प्रेशर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर बढ़ाने से जो भी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में क्लोज आ जाएंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन और ज़्यादा होगा और अच्छे से भी होगा, तो प्रेशर हाई करना होगा। द रिएक्शन इज़ कैरिड आउट एट अ हाई प्रेशर ऑफ अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इतने प्रेशर पे ये रिएक्शन को करा जाता है। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया, और इस कंडीशन की वजह से जो यील्ड है वो भी अमोनिया का बढ़ जाएगा। एज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इंक्रीजिंग द प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स द राइट विथ फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस। देखिए यहाँ पे राइट लिखा हुआ है और बेटर टर्म यहाँ पे क्या हो सकता था, राइट, ठीक है, राइट डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो जो इक्विलिब्रियम है वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है, कहने का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है, यानी प्रोडक्ट और जल्दी होगा और आसानी से बनेगा। और क्या बोला गया, इन दिस केस द प्रोडक्ट राइड, और हम क्या लिख सकते थे इसकी जगह पे, और अच्छा टर्म मैक्सिमाइज लिख सकते थे, जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है लो टेम्परेचर लो करना होगा। देखिए होता क्या है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मीनिंग इट्स रिलीज हीट। जो अमोनिया का प्रिपरेशन होता है वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ अमोनिया के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ही हीट रिलीज होता है। तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है तो रिएक्शन और अच्छे से कराने के लिए हमें टेम्परेचर लो रखना होगा।
a low temperature of around 450 degree Celsius is used to achieve a reasonable yield of ammonia without causing the reaction to become too slow। तो इतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर रखना है, ठीक है, यानी टेम्परेचर लो रखना है, तब यील्ड अच्छा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट क्या क्या यूज़ होगा। ए कैटलिस्ट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। In Haber's process, iron oxide mixed with a small amount of K2O and Al2O3 is used as catalyst। ठीक है, तो कैटलिस्ट हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट का अगर यूज़ करा जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और उतना ही जल्दी रिएक्शन होगा, यील्ड भी अच्छा मिलेगा। इन हैबर्स प्रोसेस आयरन ऑक्साइड को मिक्स करा जा रहा है विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 और इन सब को एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि NH3 का रिएक्शन कराना था NH3, ठीक है, NH3 का रिएक्शन कराना था CO2+ के साथ। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो NH3 है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक्ट करता है लुईस बेस की तरह, और क्योंकि CO2+ इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है तो ये एक्ट करेगा लुईस एसिड की तरह। ठीक है, तो ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन्स दे देता है CO2+ को और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे CuNH3 इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे 2+ का चार्ज आ जाएगा, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और इसका कलर होता है डीप ब्लू। ठीक है, डीप ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं NH3 का रिएक्शन कराएंगे 3Cl2 के साथ, तो ये प्रोडक्ट क्या दे देता है NH3 + 3HCl। हम देखते हैं स्क्रीन पे जैसे दिया हुआ है, अमोनिया रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म एन एक्सप्लोसिव नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड नहीं, ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हम जानते हैं कि अलग अलग कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से बनता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स के अंतर्गत आता है और बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं कि किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करता है और स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का बनाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल कुछ भी अपने मन से नहीं बना सकते, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होगा, सबका अलग अलग। एटम्स किस तरह से अरेंज हैं एक दूसरे के साथ, कौन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो भी देखना होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है N2O5 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो N2 क्योंकि नंबर में कम है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जिस एटम का भी नंबर कम हो वो जनरली सेंट्रल एटम ही होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हम लोग बीच में रखे, ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में एक बॉन्ड बना रहा है, इस नाइट्रोजन के साथ भी एक बॉन्ड है, यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन अगर हम काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 5 हो गया, नाइट्रोजन भी कितना है 2 है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। लीनियर स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते, जो स्ट्रक्चर बेंड दिख रहा है, जो मान लीजिए टी शेप, सीसॉ शेप, जिस तरह का भी दिख रहा है आप वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया करिएगा, क्योंकि आप अगर कुछ भी बना रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। तो ये रहा N2O5 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं H3PO3। तो इसमें क्योंकि P का नंबर कम है तो ये होगा सेंट्रल एटम, P हम लिख दिए सेंटर पे। एक चीज़ फिक्स है कि यहाँ पे एक OH बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, एक OH बॉन्ड होगा और एक PO बॉन्ड होगा, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये दोनों फिक्स है। तो P पे डबल बॉन्ड O लगा दिए और एक OH लिख दिए। बचा क्या क्या है, ठीक है, एक H बच जा रहा है और एक O और एक H, तो एक OH ऐसे लगा दिए और यहाँ पे H, तो ये होगा H3PO3 का स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं H4P2O7। तो दो फॉस्फोरस है, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो होगा ही, अभी जस्ट हम बता रहे थे। P के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये तो पहले बना दीजिए। उसके बाद OH रखेंगे एक एक, और फिर जो बच जा रहा है उसमें OH बॉन्ड बनाकर देखिए, ऑक्सीजन ऐड करके देखिए कहीं कहीं पे, तो स्ट्रक्चर फाइनली हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा। P डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इन दोनों ही फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। नेक्स्ट है H2SO4। तो सल्फर सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और इस साइड एक OH और यहाँ पे भी OH। यहाँ पे देखेंगे XeOF2 का स्ट्रक्चर। जेनॉन है, जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स तो है,
देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन जेनॉन के साथ डबल बॉन्ड में रहता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। सारा आंसर इस बुक में सही नहीं है, तो थोड़ा सा समझ कर देख कर बनाना है। और देखिए जेनॉन अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ कर लिया है बॉन्ड बनाने में, बचा कितना, और इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को भी हम चाहेंगे तो शो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी बिहाइंड द प्लेन होगा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बाइटल के अंदर, और ये कहाँ होगा, एक और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा अबव द प्लेन, ठीक है। ठीक, ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे, या फिर एक सिंपल तरीके से, जैसे मान लीजिए XE डबल बॉन्ड O F सिंगल बॉन्ड F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये भी एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। और करके ये स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, टी शेप, इसका शेप कैसा है, टी शेप। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 18, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1 है ए नंबर अल्डोल कंडेंसेशन, बी विलियमसन सिंथेसिस, सी कार्बाइलमाइन रिएक्शन। आंसर देखते हैं। ए नंबर अल्डोल कंडेंसेशन। देखिए अल्डोल नाम में ही देखिए अल का मीन्स है यहाँ पे एल्डिहाइड, ठीक है। ALD का मतलब है अल्डिहाइड, OL का मतलब है अल्कोहल, ठीक है। तो हम लिखते हैं ये रिएक्शन किस टाइप का होता है, अल्डिहाइड या फिर कीटोन रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, ठीक है, अल्कोहल के साथ। इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच इनोलेट आयंस रिएक्ट विद ए कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें इनोलेट आयन रिएक्ट करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन्स आ रहा है, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी, दिस इज नॉट बी, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा, फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन टू गिव ए कंजुगेटेड सिस्टम या फिर कंजुगेटेड कंपाउंड। ये नन लिखने का ज़रूरत नहीं है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिख सकते हैं या फिर कंपाउंड लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा और साथ ही साथ आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा। हम लोग डिहाइड्रेशन करा देंगे यानी रिमूवल ऑफ H2O, तो फाइनली हम लोग को मिलता है एक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, ठीक है। आगे बोला जा रहा है इट प्लेज ए वाइटल रोल, एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्रिएटिंग अ पाथ टू फॉर्म कार्बन डबल बॉन्ड। जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना उसको और आगे अगर हम लोग रिडक्शन करा दें NiH2 के साथ, तो हम लोग को एक तरह का कार्बन डबल बॉन्ड का कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, ऑर्गेनिक रिएक्शन था जो कि इनोलेट आयन रिएक्ट करके कार्बोनाइल कंपाउंड बना रहा था, ठीक है। इनोलेट आयन का मतलब क्या है, इनोलेट आयंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ कीटोन्स, ठीक है। इनोल 8 तो नाम से क्लियर है, इनोलेट आयंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है। यानी ये ऐसे कंपाउंड होंगे, कंपाउंड कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, फ्रॉम विच दे कैन बी जनरेटेड बाई एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए प्रोटोन फ्रॉम द कार्बन एटम। देखिए यहाँ पे एक जनरल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। RCOCH2 और R डैश प्लस R डबल डैश C डबल बॉन्ड O R ट्रिपल डैश, तो इन दोनों कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा के हम लोग को ये फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, और ये भी कार्बोनाइल है, ठीक है। ये दोनों ही कीटोन है, R के फॉर्म में है, दोनों ही कीटोन है। तो फाइनली क्या दे रहा है, एक C डबल बॉन्ड O तो है ही, पर जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में H2O बाहर चला जाएगा। ये रिएक्शन होता है डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली, ठीक। देखिए इस रिएक्शन को समझने के लिए एक हम सिंपल रिएक्शन कराते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन समझने के लिए एक सिंपल हम रिएक्शन लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेंगे CH3CHO का, नाम क्या है इसका, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड
रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एल्कली, जैसे मान लेते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो NaOH क्या देता है, OH माइनस देता है। ठीक है, तो होगा क्या, सिंपल, इसमें ये पूरे कंपाउंड को एक बार लिखिए। तो CH3 की जगह पे हम लोग लिखेंगे CH2 और लास्ट में लिखेंगे CHO, अल्डिहाइड। अब क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हम लोग लिए हैं, एक बार फिर से ऐड करना होगा। तो ये जो लास्ट वाला कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ आ जाता है H, और फिर एक लास्ट में लिख देंगे CH3। तो टोटल यहाँ पे 4 कार्बन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो यहाँ पे भी देखिए 4 कार्बन। वैलेंसी पूरा करिए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट होता क्या है, डिहाइड्रेशन स्टेप होगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, बाई प्रोडक्ट में बाहर, H2O बाई प्रोडक्ट में बाहर, डिहाइड्रेशन हो गया। फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H गया, तो ये बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका फाइनल नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और कार्बन नंबर 2 के साथ इन है, यानी डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन, और कार्बन नंबर 1 के साथ अल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनल। ठीक है, अब बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड देखिए यहाँ पे बना, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके और जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। तो ये मेन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, ये नाम आप लोग लिख लीजिएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो एग्ज़ाम में IUPAC ने मेंशन जरूर करेंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नाउ नंबर B, विलियमसन्स सिंथेसिस। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है। इट इज़ अ रिएक्शन दैट यूजेज डीप्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, डीप्रोटोनेटेड एल्कोहल का यूज़ करता है, इस रिएक्शन में यूज़ करा जाएगा। तो डीप्रोटोनेटेड एल्कोहल कहने का मतलब क्या है, इसमें से H+ रिमूव कर दिया गया है, एल्कोहल में से H+ रिमूव कर दिया गया। एंड और क्या लेंगे, एंड एन ऑर्गेनोहलाइड टू फॉर्म एन ईथर। ऑर्गेनोहलाइड लेंगे और ये क्या बनाता है, ईथर बनाता है। ईथर का जनरल फार्मूला ROR-। एन अल्काइल हलाइड इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सोडियम टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर्स। तो अल्काइल हलाइड को हीट कर देंगे एल्कोहलिक सोडियम के साथ, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर बना लेगा। ठीक, जैसे हम एक रिएक्शन देखते हैं, सिंपल रिएक्शन है RONA। ठीक है, RONA का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम अल्कोक्साइड। आप लोग अच्छे से लिखेंगे। ऐड करेंगे किसके साथ, यानी रिएक्शन करा देंगे RX के साथ। ठीक है, अल्काइल हलाइड के साथ। तो इसमें होता क्या है, Na और X, NaX बाई प्रोडक्ट में बाहर चला जाएगा, और मेन प्रोडक्ट में मिलेगा ROR-। यही क्या है, ईथर। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाई अलेक्जेंडर W. विलियमसन इन 1850। नाउ सी नंबर, कार्बाइल अमाइंस रिएक्शंस। व्हेन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस आर हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक होना चाहिए था यहाँ पे, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बाइल्स अमाइंस और आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, कार्बाइल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड बनेगा। हम लोग क्या लिए हैं, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ले रहे हैं, हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, एंड इथेनॉलिक पोटेशियम के साथ। ठीक है, तो क्या बना लेगा ये, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो ये बना लेगा कार्बाइल अमाइंस या फिर आइसोसाइनाइड्स। कार्बाइल अमाइन का ही नाम होता है आइसोसाइनाइड्स। दीज सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हैव फॉल स्मेल। फॉल स्मेल यानी जो स्मेल में अच्छा नहीं लग रहा है, अनप्लीजेंट है, जिसका स्मेलिंग अच्छा नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस डोंट गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन इस तरह का रिएक्शन नहीं देते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्राइमरी अमाइंस। और इस रिएक्शन का यूज़ करा जाता है प्राइमरी अमाइंस को डिटेक्ट करने के लिए। देखिए, जनरल कार्बाइल अमाइंस रिएक्शन क्या है, RNH2 लिए हैं, 1 डिग्री है, यानी प्राइमरी अमाइन है। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट कर दिए तो ये क्या दे देगा, RNC यानी कार्बाइल अमाइन। ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, और साथ में बाई प्रोडक्ट में KCl, 3 मॉलिक्यूल KCl का रिलीज होगा, और 3H2O। ओके, ध्यान रखेंगे ये जो KOH था, ये एल्कोहलिक KOH, यानी KOH में एल्कोहल मिक्स किया गया।
क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई इन द फॉलोइंग। रिएक्शंस है जिसमें ए बी सी डी ई आपको आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट ए दिया, फिर KOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट बी दिया। तो यहाँ पे आंसर में देखिए, जब इथिन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ और H2O के साथ करा रहे हैं तो क्या क्या दे रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक Br दोनों ही कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। और जब हम लोग दोबारा से एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्वस है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये दे देता है इथाइन। ठीक, देखिए सबसे पहला रिएक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ इथेन ले रहे हैं, Br2 H2O के प्रेजेंस में क्या दे दिया है, डाइब्रोमो इथेन। इसका नाम अगर देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ तो ये देता है, देखिए इथाइन कब देता है, जब ये एल्कोहलिक KOH होता तब वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन चलता और फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाता। पर क्योंकि एक्वस KOH है तो एक्वस KOH के केस में दोनों ही कार्बन पे क्या होगा, OH ग्रुप आ जाएगा, CH2 OH इथेन 1,2 डाईओल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, CH3 CHBr CH3, तो यानी ये Br किस कार्बन के साथ है, कार्बन नंबर 2 के साथ, नाम हो जाएगा इसका 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। क्वेश्चन में एल्कोहलिक दिया हुआ था, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगा तो इसलिए Br को एलिमिनेट कर देगा KBr बाई प्रोडक्ट में बाहर, और ये बना लेगा बनाएगा प्रोपेन 1 ओके, यानी प्रोपीन। फिर हम लोग HBr के साथ जब रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोवनिकॉव रिएक्शन चलेगा यहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है यानी Br माइनस और ये H+ में टूटेगा, Br माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे कार्बन के साथ जहाँ पे ऐसा कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो ये Br आ जाएगा इस कार्बन के पास। तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br, नाम हो जाएगा इसका 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं एसिडोफिनॉन रिएक्ट कर रहा है कौन के H2SO4 के साथ, रिएक्शन को हीट कर दिया गया तो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, देखिए एसिटाइल हैलाइड। देखिए यहाँ पे जो COCH3 ग्रुप है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। COCH3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिस वजह से इस टाइप का ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो सल्फोनिक एसिड है वो किस पोजीशन पे आ गया है, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, इसको मेन माने तो ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो होगा और ये मेटा होगा। तो यहाँ पे जो सल्फोनेशन हुआ है एसिडोफिनॉन का वो कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, IUPAC नेम का बात करें तो ये तो हो गया एसिडोफिनॉन, इसका नेम क्या हो जाएगा 3-एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 3-एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Thank you for watching this video.